हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे थे अंसाल पेपर, है ना, कक्षा 10 गणित का अंसाल पेपर था। ये 2024 का पहला सेट है जिसका कोड है 822 HB। इसके हमने पार्ट 1, पहला पार्ट जो है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1 से लेकर के 20 तक, इसे हमने कंप्लीट किया है। और जो खंड आ था, कौन सा था? खंड आ। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो हमारा होगा खंड बा होगा, और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 21 से शुरू होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। और अगर आप मैथ में एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ये जो चैनल है स्टडी एज, इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, और इसका ये प्रश्न नंबर 21 है कि सभी भाग हल कीजिए। इसमें देखो क्या है दिया गया कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन हमें दिया गया है कितना है बेटा? ये 1331 सेंटीमीटर है। इसकी हमें प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है ना। तो इसकी हम ये भुजा मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा इसकी कितनी मान लिया हमने? ए, है ना। ये ए है हमारी, इधर से आप देखेंगे तो ये वाली भुजा ए हो जाएगी, यानी इसकी हर भुजा कितनी? ए है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन ये कितना है? ये है 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है घन का आयतन, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है कि भुजा का घन, यानी कि भुजा का क्यूब। अब इसकी भुजा हमने कितनी ली है? ए। तो भुजा का क्यूब यानी कि ए की पावर कितना करेंगे हम? 3। ये बराबर होगा किसके? 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ से जब हम ए निकालेंगे तो यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे तो इस पर ले जाके हम क्या करेंगे? क्यूब रूट, यानी कि 1331 का क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, घन मूल। इस तरीके से ये भी कर दिया। तो जब a बराबर, अब 1331 का घनमूल हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम 1331 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब ये 1331 वाली जो संख्या है ये कटेगी हमारी किससे? 11 से। तो 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? तो हम देखते हैं कि विषम स्थान, जैसे इकाई है तो 1, ये विषम स्थान हो गया। दहाई ये दूसरा स्थान है, ये सम होता है। फिर सैकड़ा ये तीसरा स्थान, ये विषम, और हजार ये चौथा, ये सम। तो विषम स्थान की संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, अंकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है और 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें से माइनस हम करेंगे कि सम स्थान की संख्या के अंकों का योग। तो सम स्थान पे भी देखो यहाँ पे कितना है? 3 है और यहाँ 1 है। तो 3 और 1 ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसमें से विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों के योग को घटाने पर अगर हमें मिलता है 0, या फिर 11 का पहाड़ मिल जाएगा। जैसे 11 है ना, 22 है, 33 है, 44 है, ये मिल रहा है 11 का पहाड़ा, तो वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होती है, यानी 11 से डिविजिबल। 11 से हम इसको काटेंगे तो ये होगा 11 का नम 11। 13 में से 11 निकाला, 2 बचा, 3 उतारेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 11 दूना 22। अब 23 में से 22 निकालेंगे, 1 बचा, 1 उतार लेंगे, फिर 11 हो जाएगा। तो फिर 11 का नम 11। अब ये हमारा जाएगा, देखो 11 ग्रहियम भी होता है 123, और यहाँ हो गया 11 का नम 11। तो इस तरीके से 1331 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 11 गुणे 11 गुणे 11 ये आया। तो इसका हम ट्रिपलेट बनाते हैं, त्रिक, है ना। त्रिक इसका बना लेंगे। तो 11 का हमें ये 3 का एक जोड़ा मिल रहा है, तो इसमें से हम 1 ले लेते हैं, 1 11 ले लेंगे। तो यही a बराबर कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का ये खा है, इसमें दिया कि एक द्विघात समीकरण क्या है कि x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है। तो हमें क्या करना है? p का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ एक मूल 2 है, मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू दिया है कि x बराबर कितना है? 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये समीकरण है कि x² + 3x - p बराबर कितना की है? 0 के। अब एक मूल दिया गया है कि x बराबर 2, और हमें p का मान निकालना है। तो हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x की जगह पे 2, और इसका ये हो गया स्क्वायर, प्लस हो गया 3 गुणे x की जगह पे 2, और ये हो गया -p बराबर 0 के। तो 2 गुना के कितना हो जाएगा? 4, और प्लस 3 गुना कितना हो गया? 6, -p बराबर 0। तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10, -p बराबर 0। तो अब p को हम इधर लेके आएंगे, तो इधर हमारा 10 और माइनस का p है तो इधर आएगा प्लस का p, यानी कि हमारी वैल्यू p की कितनी आ जाएगी? 10। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये देखो प्रश्न नंबर 21 का ड है। इसमें है कि यदि cos थीटा बराबर है 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दिया गया है cos थीटा, इसका मान है 15/17। निकालना क्या है? sin थीटा का मान निकालना। तो देखो अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि sin² थीटा प्लस है cos² थीटा बराबर 1।
है ना। अब यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। तो हम जहाँ पे cos थीटा है वहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। ये cos स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह की हो जाएगा 15/17 का क्या हो गया ये स्क्वायर बराबर कितने की है 1 के। अब हमें 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 × 15 कर लीजिए, नहीं तो स्क्वायर आप इसका इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ये 15 का स्क्वायर है तो 15 में इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, इसको लिख लीजिए। और दहाई का अंक 1 है, 1 का वर्ग कितना हो जाता है 1। अब 15 में 2 अंक है 1 और 5, तो दोनों का हम गुणा किए और इसका डबल कर देते हैं। तो 1 बच्चे 5 गुना कितना आता है 10, तो 1 अंक छोड़ करके इधर से हम 1 अंक इकाई के स्थान से 1 अंक छोड़ करके हम 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 5 और ये हो गया 2 और 1 1 2 कितना आता है 225। तो आप कहेंगे कि 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 बटे। अब 17 का भी हमें निकालना है, तो सेम मेथड से आप ये भी निकाल सकते हो। तो 17 में इकाई का अंक 7 है तो 7 7 कितना हो गया 49 और दहाई का अंक 1 है तो 1 का वर्ग 1 आ गया। अब हम सारे अंकों का गुणा कर लेते हैं, 1 × 7 और उसका हम डबल कर लेते हैं। 1 7 7 दूनी कितना होता है 14, तो 1 अंक छोड़ के इकाई का अंक कितना है 9, यह स्थान छोड़ करके हम 14 लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे 9 हो गया 4 4 8 और 1 1 2 कितना आता है 289। तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289 बराबर किसके हैं 1 के। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर के बाद कितना है 1। अब ये 225 बटा 289 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे क्या है ये प्लस में है, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 225 बटा 289। तो ये आ गया हमारा देखो साइन स्क्वायर थीटा। अब 289 का इधर ले जाकर गुणा किया हमने, कितना हो गया ये 289 माइनस 225 बटा कितना आ गया 289। अब इसको आगे 289 में से 225 आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा ये 64 बटे कितना आया 289। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है 64 बटा 289। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर हम रूट चढ़ा देंगे, है ना। तो 64 बटा 289 हो गया। तो साइन थीटा, अब देखिए 64 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 8 8 64 कितना आ जाएगा 8 और 289 का कितना है 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है कितना 289, तो 289 का वर्गमूल आएगा 17। तो इस तरीके से हमें साइन थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 8/17। यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का ये फाइनल उत्तर। ये प्रश्न नंबर 21 का ये घा है, इसमें है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये एक सारणी है जिसमें वर्ग अंतराल है, देखो 0 से 2 की बारंबारता कितनी है 1, 2 से 4 की है 2, 4 से 6 वर्ग अंतराल की बारंबारता 6 है, 6 से 8 की 8 बारंबारता है, 8 से 10 की 3 बारंबारता है। तो यहाँ पे देखो हमने एक सारणी लिया है, तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ये लिखा। सेकंड में हम लिख लेते हैं माध्यमान, ये x होता है। उसके बाद थर्ड में हम लिखते हैं बारंबारता, जिसको हम f से निरूपित करते हैं, और लास्ट में हम f × x यानी कि माध्यमान और बारंबारता का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल देखो कितना है 0 से 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है 2 से 4 है, फिर है 4 से 6 है ना, फिर 6 से 8 है और 8 से 10 है। अब इसका माध्यमान निकालते हैं, तो 0 से 2, तो 0 से 2 के 0 और 2 यानी जो अंतराल इसको हम जोड़ेंगे, तो 0 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 2, और जिसे हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी इसी वर्ग अंतराल 0 से 2 की माध्यमान कितना आ जाता है 1। इसी तरीके से 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और इसमें आप 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 से 4 का माध्यमान कितना आएगा 3। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए ना, 1 के बाद कितना आ रहा है 3, यानी कि दोनों में अंतर कितना है 2 का, 2 जोड़ने पर मिलेगा। तो 3 में 2 जोड़ा कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ोगे कितना आ गया 7, और 7 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे बारंबारता लिखते हैं। तो बारंबारता देखिए 0 से 2 की बारंबारता कितनी है 1, 2 से 4 की है 2, 4 से 6 की बारंबारता कितनी है 6 है, और 6 से 8 की बारंबारता कितनी है 8, और 8 से 10 की बारंबारता कितनी है 3। अब हम दोनों का गुणा करते हैं, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 3 गुना कितना हो गया 6, और 5 6 कितना हो जाता है ये 30, और 7 8 कितना होगा 56, 6 से 9 3 कितना हो गया 27, ये आ गया। अब सबको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे योग। तो सबसे f बारंबारता है, ये इसका योग होता है सिग्मा f। यहाँ पे हमने जोड़ा तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं सिग्मा fx इसका। अब यहाँ देखो 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 6 कितना हो गया 13, 13 7 कितना होता है 20, 20 का 0 लिखा 2 हासिल आ जाएगा। अब यहाँ देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 2 हासिल कितना हो गया 12, हमें कितना आता है 120। अब हमें क्या निकालना है माध्य, समांतर माध्य, यानी कि माध्य बराबर होता है कि सिग्मा fx अपान सिग्मा f।
तो हमें माध्य ही तो निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 120 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। 0 से 0 आप काट देंगे और 2 6 कितना करता है 12। तो माध्य हमारा कितना हो जाएगा 6। यही जो हमारे प्रश्न का फाइनल उत्तर होने वाला है। नंबर 21 का ये अंगा है। इसमें दिया गया कि बिंदु -3 10 5 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए और ये बी, ये एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु जो है ये हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए का निर्देशांक कितना है -3 है और 10 है, और बी का निर्देशांक कितना है 5 है और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये है x1 और ये है y1। इसी तरीके से b के निर्देशांक में ये x2 है और ये y2 है। हमें निकालना है मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इस p जो हमने बिंदु लिया है इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे हम लिखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये होता है हमारा देखो x1 प्लस x2/2 और दूसरा हो जाता है हमारा y1 प्लस y2/2। ये हो गया। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5/2 किया। उसके बाद देखो y1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस और y2 की वैल्यू कितनी है 4/2 किया। अब 5 में से हम ये 3 निकाल दें, है ना, तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पे बाई 2। इससे 10 और 4 कितना हो जाता है 14/2। अब 2 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 1 और 2 से हम 14 में भाग देंगे कितना आएगा 7। तो हमारा निर्देशांक क्या आ रहा है 1 और 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 7, यानी कि इस जो मध्य बिंदु P है इसका निर्देशांक कितना आएगा 1 और 7 आएगा। नंबर 21 का ये 4 है। इसमें देखो दिया गया है कि यदि बिंदुओं -1 -3 और x 9 के बीच की दूरी का कितना 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वैल्यू हमारी 1 जो है ये क्या है x1 है और ये वैल्यू हमारी है y1, और यहाँ पे देखो ये क्या है x2 है और ये हमारी है y2, ये हमारी y2 है। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हमें निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर होता है कि x2 माइनस x1, यानी कि इस पे ये रूट में होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सबको आप यहाँ पे रख दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक कितना है हमें 13 दिया गया, तो ये हो जाएगा 13 बराबर x2 की वैल्यू कितनी है x ये रखा माइनस, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है -1, ये -1। अब इस पूरे का क्या है स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू कितनी है 9, ये रखा। अब उसके बाद देखो ये क्या है माइनस लगाया और y1 की वैल्यू कितनी है -3, इसको हम लिख देते हैं। अब इस पूरे का क्या है स्क्वायर, तो ये देखो हो जाएगा 13 बराबर, यहाँ पे हुआ देखो ये हो गया हमारा x और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखो कितना है 9 है और माइनस क्या हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, ये कर दिया। अब यहाँ पे जो होगा 13 तो है ही है। अब ये हो गया हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर मिल रहा होल स्क्वायर और 9 3 कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात आई समझ में। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप इधर करेंगे तो 13 का वर्ग कर देंगे, है ना, इक्वल, और इधर जब हम करेंगे तो ये हमारा x प्लस 1 का ये स्क्वायर है प्लस और ये 12 का होल स्क्वायर है, इस पूरे का हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। अब 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 13 तिरंजन होता है 169 और ये वर्ग, और इस वर्ग से ये स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वो जो बचेगा क्या बचा x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 बराबर 144, ये हो गया। अब जब हम x प्लस 1 ये है हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर निकालेंगे क्योंकि 144 को इधर लाके हम घटा देंगे,
तो क्या करेंगे 169 माइनस 144 कर देंगे। तो देखो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, अब 169 में से 144 आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये 25 है ना। 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 निकालो कितना बचेगा, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो 25 को हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो x प्लस 1 25 का जो वर्गमूल आएगा कितना आ जाएगा 5 है ना। तो ये प्लस या माइनस दोनों में, तो एक बार अगर हम वैल्यू प्लस में लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको कि एक बार अगर हम कहें कि x प्लस 1 बराबर हम प्लस 5 ले लें, x बराबर अब प्लस 1 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 1 है ना। तो x बराबर 5 में से एक निकाला कितना बच्चा 4। ठीक, अब दूसरी बार हम यही क्या कर लेते हैं कि माइनस में ले लेते हैं, माइनस 5। तो ये हो गया कि हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आता है माइनस 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर माइनस 5 है और ये प्लस 5 है, इधर जाएगा माइनस प्लस 1, इधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 5 और माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 6। तो यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल गई, x की दो वैल्यू मिल गई है, कौन कौन, x बराबर 4 और x बराबर क्या होता है माइनस 6। ये दो वैल्यू हमें x की यहाँ पर मिल रही है। ये जो x और 9 क्या है, x और 9 है ना। तो x की जगह पे हम 4 भी ले सकते हैं, तो 4 और 9 हो जाएगा, और अगर हम x की जगह पे माइनस 6 लें तो माइनस 6 और 9 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी का मात्रक कितना आएगा, 13 आएगा। तो हमारा आंसर जो है यही होगा कि x बराबर 4 भी हो सकता है, धन 4 या माइनस 6। देखिए प्रश्न नंबर 22 का था है, इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री का मतलब इनका केंद्र एक है, दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संविभाजित करती है। ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। इस तरीके से देखो, ये फिगर है, एक हमारा एक बड़ा वृत्त है, उसी में एक छोटा वृत्त है, दोनों का केंद्र क्या है, O है ना, सेंटर हमारा O है। और ये एक हमने जीवा ये खींच लिया है AB, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। अब यहाँ से O से हम AB पर एक इस तरीके से लंब डाल देते हैं सीधा। ये मान लो कि ये क्या है हमारा P, और यहाँ से देखो हम O से A को मिला दे रहे हैं और O से हम B को मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो लंब है, ये लंब क्या करता है, ये समकोण 90 अंश का यहाँ पर कोण आंतरिक कर रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु को संविभाजित करती है। स्पर्श बिंदु कौन है, इसको संविभाजित करती है, यानी कि ये AP बराबर PB, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। ठीक है, कौन सा है, APO और दूसरा कौन है, PBO। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल है ये कौन सा है, ये 90 डिग्री का है। ये इस पर क्या हो रहा है, ये इस पर जो है समकोण है। तो OPA यानी कि ये कोण जो हमारा होगा OPA, ये बराबर होगा किसके, OPB के। कोण OPB के बराबर कितने के, 90 अंश के। दोनों कौन है, समकोण है। और दूसरा ये जो हमने मिलाया है OA और O, ये क्या होगी, बराबर होगी। ये क्या है, ये केंद्र से आधी दूरी है ना, बड़े वृत्त में देखो केंद्र से आधी दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो दूसरा जो होगा ये हमारा OA बराबर किसके हो जाएगा, OB के। ठीक है, और तीसरी चीज ये जो हमने परपेंडिकुलर OP डाला है, तो ये दोनों में है ना, त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO में भी यही साइड आ रही है, ये कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि OP बराबर OP बराबर किसके होगा, OP के। ये कैसी भुजा है, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये जो है ये त्रिज्या दोनों बराबर होगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक कोण है और दो भुजा दोनों बराबर हो रही है। तो त्रिभुज हमारा क्या हो रहा है, सर्वांशम हो रहा है, यानी कि ये त्रिभुज जो APO, लिखेंगे कि त्रिभुज APO ये सर्वांशम है त्रिभुज किसके, BPO। जब त्रिभुज सर्वांशम होता है तो उसकी हर भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो इसकी वजह AP बराबर किसके हो जाएगा, BP। तो यहाँ पे आ जाएगा AP इक्वल टू B। यही क्या करना था हमें, प्रूव करना। देखिए प्रश्न नंबर 22 का क्या है, इसमें है कि चित्र में यदि LM पैरेलल कितने हैं CB के
और एल एन पैरेलल किसके है, सी डी को, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान बी एम इज इक्वल टू ए एन अपान बी एम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है, क्या चीज़ हमें दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। तो दिया है हमें क्या है कि एल एम पैरेलल, एल एम ये पैरेलल किसके है, सी डी के है, और दूसरा एल एन ये पैरेलल किसके है, सी डी है। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये ए एम अपान किसके है, बी एम बराबर ए एन अपान बी एम, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो कि पहला जो हमें ये दिया गया है कि एल एम ये पैरेलल किसके है, इसके बी सी या सी बी ये है। तो हम यहाँ पर थेल्स परमे का यूज करते हैं, कौन सा परमे, थेल्स परमे है ना। थेल्स परमे ये कहती है कि जब किसी त्रिभुज की ये डाली गई ये दो भुजाएं आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं, तो वो त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी उसको समान अनुपात में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर ये हमारा जो हो जाएगा कि ए एम अपान ये बी एम है ना, तो ये हो जाएगा कि हमारा ए एम अपान ये जो है बी एम है ना, ये बराबर किसके होगा, दूसरी भुजा इसकी कौन है, ए एल अपान एल सी, ये हो गया ए एल अपान एल सी, ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से हम दूसरा जो त्रिभुज हमारा बनता है ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है कौन है कि ए बी सी है ना। इस त्रिभुज को हम देखते हैं, यहाँ पर देखो दिया है, ये हमें दिया गया कि एल एन ये पैरेलल किसके हैं, सी डी के, ये जो एल एन है ये पैरेलल किसके हैं, सी डी के। तो त्रिभुज की ये जो डाली गई दो भुजाएं हैं ये पैरेलल है, तो ये भी इस त्रिभुज को क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एल एन ए एन होगा ये किसके पैरेलल होगा, डी एन के, यानी कि ए एन ये अपान क्या हो जाएगा, डी एन अनुपात में होंगे, बराबर किसके होंगे, ये ए एल अपान एल सी के, ए एल अपान एल सी, ये हमारा होता है समीकरण 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो जब ये ए एम अपान बी एम है ना, ये बराबर है किसके, ए एल अपान एल सी के, और ए एन अपान डी एन ये बराबर है किसके, ए एल अपान एल सी के, तो ये दोनों क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी है ना। जब दोनों एक ही भुजा के ए एल अपान एल सी के ही बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से ये हमारा हो जाएगा कि ए एम अपान बी एम ये बराबर किसको हो जाएगा, ए एन अपान बी एम। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना है ना, यही सिद्ध करना है ना यहाँ पर, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना है। 22 का ये घात देखिए, इसमें जो है कि द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो शून्यांक की जांच कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। समीकरण है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर किसके हैं, 0 के। इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो कुछ शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये अचर का 10 है, तो 10 का 1 में हम गुणा करेंगे कितना आएगा, 10, यानी कि दो ऐसी संख्या का पता करना है जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 7, वहीं पर उन्हीं दोनों को जब हम जोड़े तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब हम 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 5 धन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि एक संख्या 5 है दूसरी क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर ये तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको 7 को लिख देंगे कि 5x धन 2x, 5 और 2 कितना आ गया, 7x, और प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 10। अब यहाँ से x यहाँ से x, तो हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा हमारा x प्लस 5, और यहाँ पे देखो 2 धन 2 2 बच्चे 10 प्लस 2 हम 12 ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा x धन 5 बराबर सब 0। तो x धन 5 हम ये ले लेते हैं, x धन 5 ये कॉमन ले लिया, दूसरा बचा हमारा x धन 2 बराबर किसके आ गया, 0 के। अब सबका 0 से हम कर करा लेते हैं, तो x धन 5 बराबर क्या हो गया, 0, x बराबर कितना आता है, -5। दूसरा देखो x धन 2 बराबर किसके आ गया, 0 के, तो x बराबर कितना आता है, -2, यही आएगा ना। तो ये जो हमारा है ये इसको हम ले लेते हैं अल्फा, और ये जो हमारा क्या हो जाता है, बीटा है ना। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, और x का गुणांक b, और जो अचर पद होता है वो c। तो इस तरीके से समीकरण में हमें a बराबर कितना मिलेगा, 1, और b बराबर कितना मिलेगा, 7, और c बराबर कितना आता है, 10। ये हमें मिल जाता है। तो अब इनकी हमें जब संबंध की सत्यता की जाँच करनी है तो हम क्या करते हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि माइनस का b/a। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू है -5, यहाँ पे हम लिखते हैं -5 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 बराबर। अब यहाँ पे देखो पहले तो माइनस सही है, और b बराबर कितना है, b बराबर है यहाँ पे 7, देखिए a बराबर कितना है, 1 है, ये रख लिया। तो यहाँ पे देखो ये हो गया -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2,
बराबर, अब यहाँ 1 से -7 में भाग देंगे कितना आएगा -7, -5 -2 कितना आ गया -7, और ये भी हमारा क्या है -7। यहाँ पर हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा फॉर्म निकालते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा C/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 और बीटा की वैल्यू है -2, और C बराबर कितना है 10 और A बराबर है 1। तो 5 गुना तो कितना हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 1 से हम 10 में भाग देंगे कितना आएगा 10, जो भी हमारा क्या हो रहा है ठीक हो रहा है। दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो रही है बराबर हो रही है। इस तरीके से हमने शून्य ज्ञात किया गया और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी यहाँ पर कर दी है। तो 22 का अंगा इसमें दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग अंतराल है 0 से 10 जिसकी बारंबारता 2 है, 10 से 20 की बारंबारता 4 है, 20 से 30 की 7 है, 30 से 40 की कितनी है 3 है, और 40 से 50 की 2 है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं बारंबारता, दूसरी बारंबारता, और तीसरा हम लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। और यहाँ पे ये जो माध्य दिया है ये माध्य नहीं बल्कि क्या है, ये माध्यक ज्ञात करना है ना हमको। तो वर्ग अंतराल देखो कितना है, ये 0 से 10 है, इसकी बारंबारता कितनी है 2, और 10 से 20 है, इसकी बारंबारता 4 है, 20 से 30 इसकी बारंबारता कितनी है 7 है, और 30 से 40 है, इसकी बारंबारता कितनी है 3 है। और एक स्टेप और यहाँ पर एक लेना चाहिए था, यहाँ हम आगे लिख लेते हैं कि 40 से 50 है और इसकी बारंबारता कितनी है 2 है। अब संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। तो पहले 2 है ये हमने ले लिया, अब 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 7 और 6 कितना हो जाता है 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो जाता है 18। तो अब यहाँ पे देखो ये n बराबर हमें मिला कितना 18, तो हम निकाल लेते हैं n/2। तो 18 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब ये 9 हमारा आ कहाँ रहा है, जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है 13, यानी कि इस वाले खाने में हमें 9 मिलने वाला है इस तरीके से। तो अब यहाँ से हम सारी वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो हमारी संचयी बारंबारता ये हो जाती है हमारी CF, ये हो गया CF, और ये बारंबारता हम ये ले लेते हैं कि F है ये, ठीक है। और ये हमारा देखो सबको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो CF संचयी बारंबारता कितनी है 6, और बारंबारता F इसी खाने में कितना है 7, ये ले लिया, ठीक है। और इनकी देखिए ऊंचाई कितनी है, H बराबर 20 से 30 का फर्क है ना, 10 का फर्क है इसमें, तो H बराबर कितना हो जाता है 10। और L बराबर ये है, ये हमारा L है ना, या इसको हम L1 और इसको L2 कहते हैं, या L बराबर हो जाता है कितना 20। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू को ले लिया। अब हमें निकालना क्या है माध्यक, हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक का फार्मूला होता है देखो L प्लस n/2 माइनस CF है ना, अपान इसमें क्या आता है, ये यहाँ से ये अपान क्या होता है F और इंटू H, ये फार्मूला हुआ। तो जब हम यहाँ से देखो माध्यक निकालेंगे तो सबकी वैल्यू को रख दें। तो L बराबर कितना है 20, इसको रख लिया। n/2 हमारा कितना आया था 9 आया था, यहाँ पे हम 9 रख देते हैं, माइनस CF हमारा कितना है 6 है, यहाँ पे हमने 6 रख दिया, अपान है ना, यहाँ पे देखो ये प्लस है प्लस, और अपान क्या होता है F की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 रख देते हैं, इंटू H की वैल्यू में कितनी 10 ये रख दिया। तो ये देखो आ जाएगा कि 20 प्लस, अब 9 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 3/7 गुणे कितना हो जाएगा 10 है ना। तो ये आगे जब हम इसको हल करें तो 20 और 7, तो 3 का हम 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30/7। देखो 30 में हम डिवाइड कर देते हैं किससे 7 से, तो 7 चौक 28, 4 बार जो है 30 में से 28 निकाला 2 बचा, यहाँ पे 10 लगा के यहाँ के 0 हम बढ़ा देते हैं। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ 20 में से 14 निकालेंगे कितना बचेगा 6, 0 हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, फिर 7 8 कितना हो जाएगा 56, ठीक है 10। अब यहाँ देखो 7 में से हम 56 निकालेंगे कितना बचेगा 4, 0 बढ़ाया तो 7 बचे 35, ये जा रहा है हमारा। अब 10 में से 5 निकाला कितना बचा 5, तो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अब तीसरा अंक हमारा क्या है 5 है, तो हम यहाँ इसके 2 अंक तक ले लेते हैं 4.28। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 20 घन 4.28, इसको हम जोड़ देंगे तो 20 4 कितना हो गया 24.28, यही जो है हमारा आ जाएगा माध्यक। प्रश्न नंबर 22 का ये 4 है, इसमें है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए दिया क्या गया कि ये 5 लाल गेंद है थैले में 5 गेंद कैसी है लाल है और कुछ नीली गेंद है। तो यहाँ पर जो नीली गेंद है उनको हम x मान लेते हैं, x मान लिया हमने, ये कैसी है थैले में कुछ नीली गेंद है।
अब यहाँ पर हमें दिया गया क्या कि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये जो नीली गेंद है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है कि लाल गेंद की जो संख्या है, कहा गया कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी, यानी कि लाल गेंद की संख्या गुणे 2, ये आ रहा है। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो नीली गेंद कितनी है, x है ना, x, और कुल गेंद कितनी हो जाएगी, ये x और ये 5 या 5 धन x जो भी हो, कुल लाल गेंद और नीली गेंद दोनों को मिला करके कितना हो गया, 5 धन x जो हो। इसी तरीके से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो लाल गेंद कितनी है 5 और इसमें 2 का गुणा होगा, और कुल गेंद कितनी आ जाती है 5 धन x आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि x अपान 5 धन x बराबर कितना हो गया, 5 गुना के 10 और 5 धन x। अब इसका हम क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका हम इधर करेंगे तो 5 का x में करेंगे कितना हो गया 5x, और धन x का x में होगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर हम करेंगे तो 5 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 50, और x का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 10x। अब इन सब को हम इधर लेकर के आ जाए, ये हमारे 5x प्लस कितना x स्क्वायर, और ये प्लस का 50 है तो इधर आएगा माइनस का 50 और ये हो गया माइनस 10x। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पहला क्या होगा, देखो x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस का कितना है 10x और ये धन का 5x है, तो फिर 10x में से 5x निकाल देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5x बचा, और उसके बाद क्या बच रहा है माइनस का 50 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये कितना है 50, यानी कि 2 संख्या का गुणा करने पर कितना आना चाहिए -50, और उसी को जोड़ें तो कितना आना चाहिए -5। तो हमें संख्या देखो क्या होगी, ये 10x होगी और दूसरी कौन हो जाएगी 5x हो जाएगी, तो 10 बचे 50 प्लस माइनस माइनस, और दाहिने 10 में से +5 निकालेंगे तो कितना होगा -5, और यहाँ पे बच रहा है कितना 50 बराबर किसके 0 के। अब x हम यहाँ से बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे मिला हमें x -10, और यहाँ से हम 5 बाहर लेंगे तो 5 10 में 50, यहाँ पे मिलेगा हमें x -10 बराबर किसके 0 के। अब आगे देखो यहाँ से हम ले लेते हैं कि x -10 है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिया है ये प्लस का 5 है ना, तब ये प्लस 5x और -50 होगा x -10, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि x प्लस 5 बराबर किसके 0 के। अब 0 से हम कंपेयर करा लेते हैं दोनों को, तो देखो x -10 बराबर क्या होता है 0, तो x बराबर कितना होगा 10। इसी तरीके से कि x प्लस 5 बराबर क्या है 0, तो x बराबर कितना होगा -5। चूंकि ये संख्या ऋणात्मक है तो इसको हमें नहीं कंसीडर करना, हम x बराबर 10 लेंगे। तो यहाँ पर जो नीली गेंद होगी, नीली गेंद इसकी संख्या कितनी आ रही है 10 आ रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, तो जब हमने यहाँ पर ये लिखा है कि x बटे 5 धन x, और दूसरा हमारा आया था कि 10 बटे 5 धन x, सही है ना, तो 5 धन x 5 धन x हर बराबर है, तो ऊपर वाला से हम कंपेयर करा लें तो सीधा हमें मिल जाता है x बराबर 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में ये जो हमारा पार्ट 2 था इसमें हमने प्रश्न नंबर 21 और 22 ये 2 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, और अगले जो इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं 23, 24, 25 इसको हम करेंगे दूसरी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।